हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानचित्र आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों का फिर से प्रैक्टिस करेंगे। इसका पिछला वीडियो हमने हिस्ट्री चैप्टर पर बनाया था। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि फिर से मैं एक वीडियो इसका पार्ट 2 भी जल्द लेकर आऊँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के मैथ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 3 मार्क्स ज्योग्राफी से और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैथ बेस्ड है वो हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले जो मैथ बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। आज हम ज्योग्राफी के संपूर्ण कंप्लीट मैथ बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ज्योग्राफी के 6 चैप्टर से मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज अभी स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से पूछे जाने वाले जो भी मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उन स्थानों को मार्क करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से जो मैथ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो है मेजर सॉइल टाइप्स, प्रमुख मृदा के जो प्रकार, भारत में जो मृदा के प्रमुख प्रकार हैं और उनका जो क्षेत्र है, कहाँ पर कौन सी मृदा जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, किन किन राज्यों में उसका जो है विस्तार है, तो उनसे पूछे जाते हैं। तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भारत का मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे पहले है वो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इनको देखना है। तो जैसा कि नाम से ही पता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, तो स्वाभाविक है कि ये भारत के जो भी फॉरेस्ट वाले और माउंटेन वाले जो एरिया हैं वहाँ पर ये पाए जाएंगे। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल का जो एरिया है वो आपको है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट, है ना। तो यहाँ पर जो है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं, है ना, पर्वतीय और वनीय मृदा जिसको कहते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा का क्षेत्र मार्क करना। तो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ इंडिया का संपूर्ण, है ना, कंप्लीट जो प्लेन एरिया है, तो ये पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में। इसके अलावा एक नैरो कॉरिडोर के रूप में यह गुजरात के भी क्षेत्र में मिलता है, गुजरात और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसके अलावा ये पूर्वी तटीय मैदान, है ना, जो ईस्ट कोस्टल प्लेन वाला जो एरिया है ना, जहाँ पर बहुत सारी नदियों के द्वारा जो है वो डेल्टा का निर्माण किया गया है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, तो यहाँ पर पाया जाता है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण इसके द्वारा किया गया है, एलुवियल सोइल का। अलावा जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, ये असम के मैदान में, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो ये पूरा जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, उत्तरी मैदान, वो एलुवियल सोइल से बना है। एलुवियल सोइल हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, है ना, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा लाए गए डिपॉजिट से बना हुआ है ये। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो प्रमुख वो है रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। तो ये लाल मृदा यानी रेड सॉइल डेक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन का जो पठार है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाया गया है, तो इसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, तो ये जो ईस्टर्न पार्ट हो गया इधर का, और इसके जो सदर्न पार्ट जो हो गए, तो इन क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये आग्नेय चट्टान से ही बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स के ही टूटने फूटने से रेड सॉइल का निर्माण हुआ। रेड सॉइल ही जब वो पानी के संपर्क में आता है, वाटर के संपर्क में, तो उसका जो कलर हो जाता है वो येलो हो जाता है। तो रेड
ये जो भारत के जो प्रमुख क्षेत्र हो गए, इसमें जो आ जाएगा वो है उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर, और पश्चिमी घाट में जो फुट हिल्स वाले एरिया हैं, वेस्टर्न हिल्स में, ये सब जो है कर्नाटक का जो क्षेत्र हो गया, केरल के कुछ क्षेत्र हो गए, है ना, इन सब क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है रेड एंड येलो सोयल। नेक्स्ट है ब्लैक सोयल, क्योंकि इसका रंग ब्लैक होता है इसलिए इनका नाम ब्लैक सोयल है। काली मृदा, इन्हें हम रेगुर मृदा के नाम से भी काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समझी जाती है, इसलिए हम इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ब्लैक कॉटन सोयल। ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से दक्कन पठार के यानी दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट भागों में पाई जाती है, और यह बेसाल्ट लावा से ही बना, बेसाल्ट नामक चट्टानों के ही टूटने फूटने से बना है, जो इग्नियस रॉक का ही एक टाइप से, इसलिए इसको लावा जनक मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का मुख्य रूप से जो विस्तार है वो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ये जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, है ना, गुजरात के कुछ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, यानी नमी धारण करने की क्षमता। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो ईंट के कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में यह डेवलप होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम है, माने इसमें अत्यधिक मात्रा में लीचिंग का प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। लेटेराइट सॉइल मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, अर्थात जो भी हाई रेनफॉल वाले जो एरिया हैं भारत के, तो उन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो पूरे ये वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है, ये वेस्टर्न घाट का एरिया यहाँ पर आपको मिलेगा, और इधर असम के कुछ क्षेत्र और मेघालय में यह पाया जाता है। इसके अलावा लेटेराइट सॉइल पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी भी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं, रेड लेटेराइट सॉइल, काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट सॉइल है एरिड सॉइल, जिसको हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत के जिस क्षेत्र में यह मरुस्थल का जो एरिया है, यानी अर्थात राजस्थान में, तो यह मुख्य रूप से जो है राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाटर रिसोर्स अर्थात जल संसाधन वाले चैप्टर से पूछे जाने वाले मैप का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से मुख्य रूप से जो भी डैम्स हैं भारत के, जो भी बांध हैं, उनको पूछा जाता है बांध परियोजना के बारे में, तो वो कहाँ पर स्थित है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सलाल प्रोजेक्ट अर्थात सलाल डैम कहाँ पर स्थित है। तो सलाल डैम जो है स्थित है वो आपको, सलाल डैम आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो इस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर मार्क करना है सलाल डैम या सलाल प्रोजेक्ट, जो चिनाब नदी पर है यहाँ पर। नेक्स्ट है भाखरा नांगल डैम, जो सतलज रिवर पर है। भाखरा नांगल डैम का जो क्षेत्र है वो ये है, भाखरा नांगल डैम, जो सतलज रिवर पर है। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में ही आता है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला है यहाँ पर, तो यहीं पर ये स्थित है। तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की यह बाउंड्री पर स्थित है भाखरा नांगल डैम, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है। नेक्स्ट है आपको वो है टेहरी डैम, जो यहाँ पर स्थित है। टेहरी डैम उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये टेहरी
डैम जो इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है, टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। तो इसको आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये तीनों डैम जो है, सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम और टेहरी डैम, तीनों एक लाइन में स्थित है, एक सीध में। इस तरह से अगर इसको जोड़ा जाए तो तीनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आते हैं हम लोग राजस्थान में। तो राजस्थान में है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर डैम के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वो है आपको यहाँ पर। तो राणा प्रताप सागर डैम यहाँ पर स्थित है, राणा प्रताप सागर डैम। नेक्स्ट है, ये है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम आपको ये गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम यहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, आते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा में हीराकुंड डैम जो यहाँ पर स्थित है, हीराकुंड डैम। नेक्स्ट डैम हम लोगों को देखना है, वो है नागार्जुन सागर डैम जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वो आपको यहाँ पर है, इस जगह पर, तेलंगाना के सदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग में। यहाँ है नागार्जुना सागर डैम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये। अगला है तुंगभद्रा डैम। एक और तुंगभद्रा डैम आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा डैम इन कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को देखना है मैप से, वो है एग्रीकल्चर चैप्टर, जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइस के बारे में, चावल के मेजर एरिया कौन कौन से हैं भारत में। तो वो मुख्य रूप से जो चावल भारत का प्रमुख एक खाद्यान्न फसल है, फूड ग्रेन से सबसे अधिक भारत में चावल ही खाया जाता है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। चावल एक खरीफ क्रॉप से, जिसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल की आवश्यकता होती है। चावल भारत के प्रमुख रूप से जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहाँ पर उगाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, चावल के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला स्टेट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके अलावा पंजाब में भी इरिगेशन सिस्टम डेवलप होने के कारण यहाँ भी राइस को ग्रो किया जाता है। तो ये सब भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, तो इन सबको ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट है वीट, गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में यह पैदा की जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से आ जाएंगे आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, कुछ राजस्थान के भी क्षेत्र जहाँ ओके। इसके अलावे गेहूं के और भी जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। ये सब जो है वो गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो है नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज के मैदान का जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, और दक्कन के काली मिट्टी वाले प्रदेश,
और इस क्षेत्र में न कुछ किए जाते हैं। इसके अलावे और भी जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो है उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे शुगर केन के मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर कौन से स्टेट्स हैं। तो इसमें आता है आपको शुगर केन के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट से उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टी के चाय के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन सा है, तो वो है आसाम है, जो आसाम आपको यहाँ पर नज़र पड़ रहा है, आसाम हो गए। इसकी जूट के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, इसका मार्किंग यहाँ किया गया है। नेक्स्ट है कॉटन के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, तो वो हो गया महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कॉफ़ी के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, मैंने भी एग्ज़ाम में रहेगा कि प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राज्य, उसको मार्क करना है ना, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट्स, तो उसमें हम कर्नाटक को मार्क करेंगे सिर्फ। फिर नेक्स्ट है रबर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स, तो वो है केरला है, केरल रबड़ के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये मार्क करना है, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर जो देखने वाले हैं मानचित्र का, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसको हम लोग इसमें हम लोगों को 3 मिनरल्स के बारे में मैपिंग करना है, वो है आयरन ओर माइंस यानी लौह अयस्क खाने, कोल माइंस कोयला खान, और ऑयल फील्ड्स यानी कि तेल क्षेत्र जो है, पेट्रोलियम के जो तेल क्षेत्र हैं। तो हम लोग एक साथ ही सभी को मार्क करेंगे कि एक स्टेट में जो भी पाए जाने वाले आयरन ओर माइंस हैं, कोल माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, तो सबको एक साथ ही मार्क करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है मयूरभंज। मयूरभंज जो स्थित है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में। मयूरभंज की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। मयूरभंज एक आयरन ओर माइंस से लौह अयस्क क्षेत्र है। दूसरा उड़ीसा में है वो है तलचर, जो एक कोल माइंस है। तलचर की जो स्थिति है वो यहाँ पर स्थित है, तलचर एक कोल माइंस है। नेक्स्ट है उड़ीसा का ही पड़ोसी राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बैलाडीला, ये 2 आयरन ओर माइंस हैं। दुर्ग की स्थिति है वो यहाँ पर है, दुर्ग स्थित यहाँ पर है। दुर्ग आयरन ओर माइंस। और दूसरा है बैलाडीला, बैलाडीला की स्थिति यहाँ है। बैलाडीला ये भी आयरन ओर माइंस है। नेक्स्ट है रानीगंज। रानीगंज आयरन ओर माइंस, ये आपको वेस्ट बंगाल आयरन ओर माइंस नहीं, ये कोल माइंस है। रानीगंज कोल माइंस जो वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसकी स्थिति यहाँ पर है। रानीगंज एक कोल माइंस है। दूसरा है बोकारो। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो की स्थिति यहाँ पर है। बोकारो में आयरन ओर माइंस है। बोकारो में भी कोल माइंस है, आयरन ओर माइंस नहीं है यहाँ पर। बोकारो में आयरन एंड स्टील कंपनी है। बोकारो में आयरन, ये कोल माइंस हो गए। रानीगंज में भी कोल माइंस हैं। नेक्स्ट हमको यहीं पर देख लेते हैं डिगबोई और नाहरकाटिया, ये दोनों ऑयल फील्ड्स हैं। डिगबोई और नाहरकाटिया ये दोनों असम के पूर्वी भाग में स्थित है।
डिगबोई की स्थिति यहाँ पर है, और इसी के वेस्ट में, इसी से सटा हुआ है नाहर काटिया भी। ये हो गया आपको डिगबोई, और ये है नाहर काटिया। जी, अब हम लोग आते हैं इधर साउथ की तरफ। तो साउथ में बल्लारी या बेल्लारी भी बोलते हैं। तो बेल्लारी ये आयरन ओर माइंस है। ये पड़ता है आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक स्टेट में। बल्लारी स्थित है कर्नाटक में। बल्लारी है आपको यहाँ पर, इसकी स्थिति यहाँ पर है। बेल्लारी आयरन ओर माइंस। और दूसरा है आयरन ओर माइंस कर्नाटक में ही, वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की स्थिति यहाँ पर स्थित है, कुद्रेमुख। ये दोनों आयरन ओर माइंस है, बेल्लारी और कुद्रेमुख। फिर और साउथ में आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पर नेवेली स्थित है, नेवेली या नेवेली। नेवेली जो है कोल माइंस है, और यहाँ पर जो है लिग्नाइट नामक कोयला पाया जाता है। चलिए इधर वेस्ट की तरफ आते हैं। तो इधर कुछ ऑयल फील्ड्स हैं, जैसे बसीन और मुंबई हाई। ये दोनों महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित हैं। मुंबई हाई आपको यहाँ पर हो गया, मुंबई हाई। और इसी के जस्ट मुंबई हाई के ही नॉर्थ में, इसके उत्तर साइड में यहाँ पर स्थित है आपको बसीन, बसीन ऑयल फील्ड या बेसिन। इसी से हम, इसके ही नेबरिंग स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात में भी दो ऑयल फील्ड्स हैं, एक अंकलेश्वर और दूसरा कलोल। अंकलेश्वर की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर पड़ता है अंकलेश्वर, और कलोल की स्थिति है जो आपको यहाँ पर है। तो ये कलोल ऑयल फील्ड, कलोल तेल क्षेत्र, और दूसरा है ये अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड और कलोल ऑयल फील्ड, ये दोनों गुजरात राज्य में स्थित है। बसीन और मुंबई हाई आपको ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो गए। और डिगबोई और नाहर काटिया ये दोनों आसाम में स्थित हैं। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों को कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मिनरल एनर्जी रिसोर्स में ही पढ़ना है, एनर्जी रिसोर्स का पार्ट है, वो है थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट हैं। 3 थर्मल प्लांट को मार्क करना है, वो है एक नामरूप, दूसरा है सिंगरौली और तीसरा है रामागुंडम। ये तीनों जो है थर्मल प्लांट है। नामरूप थर्मल प्लांट आपको असम स्टेट में स्थित है। नामरूप थर्मल प्लांट का जो लोकेशन है वो है आपको यहाँ पर है आपका नामरूप, नामरूप थर्मल प्लांट, यह असम स्टेट में हो गया। दूसरा थर्मल प्लांट जो हम लोगों को देखना है वो है सिंगरौली। सिंगरौली थर्मल प्लांट की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। तीसरा थर्मल प्लांट जो हम लोगों को मार्क करना, सिंगरौली हो गया आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश से ये लगता है सिंगरौली नामक जो इसका डिस्ट्रिक्ट है, जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है रामागुंडम। रामागुंडम की जो स्थिति है वो यहाँ पर स्थित है रामागुंडम।
रामागुंडम थर्मल प्लांट, ये आपको तेलंगाना में स्थित है रामागुंडम थर्मल प्लांट। नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, परमाणु जो बिजली घर हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं नरौरा। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में स्थित है। नरौरा की जो स्थिति है, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है नरौरा। तो नरौरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यहाँ पर है, नरौरा। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति यहाँ पर स्थित है, गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट है तारापुर, जो मुंबई के पास ही स्थित है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तारापुर की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम पावर प्लांट जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी चेन्नई के पास ही स्थित है। कलपक्कम पावर प्लांट की जो स्थिति है वो चेन्नई के पास ही है, तो यहाँ पर है स्थित। कलपक्कम पावर प्लांट। तो इस तरह से हम लोग मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स से आने वाले माय बेस्ट क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी विनिर्माण उद्योग, इसमें हम लोग लोकेट और लेबल करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के तहत हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, इन तीनों को मार्क करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को मार्क करते हैं, जो सूती वस्त्र के उद्योग के केंद्र हैं। और उनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुंबई। मुंबई सूती वस्त्र उद्योग केंद्र यहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इंदौर। पहले आ जाते हैं सूरत में हम लोग। सूरत की स्थिति यहाँ है। सूरत जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सूरत सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। फिर यहाँ पर इंदौर है, इंदौर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र की स्थिति यहाँ पर है, इंदौर शहर। फिर हम लोग देखते हैं कानपुर, जो लगभग उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। कोयम्बटूर आपको यहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। कोयम्बटूर की स्थिति लगभग यहाँ पर स्थित है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कोयम्बटूर के बगल में ही, इसके पूर्वी भाग में यहीं पर स्थित है आपको सलेम। सलेम जो है एक आयरन एंड स्टील प्लांट है यहाँ पर सलेम में। तो सलेम आयरन एंड स्टील प्लांट ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आयरन एंड स्टील प्लांट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर। विजयनगर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट, उसकी स्थिति यहाँ पर है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। विजयनगर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट है, भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई भी लगभग छत्तीसगढ़ के मध्य में ही स्थित है। भिलाई आपको स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं झारखंड में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड में जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर।
जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थिति यहाँ पर है। अब हम लोग वेस्ट बंगाल में आते हैं। वेस्ट बंगाल में भी 2 आयरन एंड स्टील प्लांट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक है बर्नपुर और दूसरा है दुर्गापुर। बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट यहाँ, और बर्नपुर के ही जस्ट दक्षिण पूर्व में दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है। यहाँ पर है आपको बर्नपुर आयरन एंड स्टील प्लांट, और बर्नपुर के ही साउथ ईस्ट में दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को देखते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में पढ़ना है, वो है नोएडा। नोएडा जो है आपको दिल्ली के पास स्थित है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में दिल्ली के पास स्थित है, दिल्ली से ही सटा हुआ है, दिल्ली से। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क गुजरात में स्थित गांधीनगर। गांधीनगर आपको यहाँ पर स्थित है। गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं मुंबई में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। मुंबई की स्थिति यहाँ पर है, और मुंबई के जस्ट उसके साउथ ईस्ट में पुणे है। तो पुणे में भी जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, मुंबई और पुणे। ये हो गया आपको मुंबई। इन दोनों जगह पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। फिर नेक्स्ट है आपको हैदराबाद। हैदराबाद में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। हैदराबाद की स्थिति आपको यहाँ पर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैदराबाद के बाद है आपको चेन्नई में। चेन्नई की स्थिति यहाँ पर है। फिर आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। बेंगलुरु की स्थिति यहाँ पर है। बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट हम लोग केरल में आ जाते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तिरुवनंतपुरम की जो स्थिति है वो है आपको यहाँ पर हम लोग मार्क करेंगे इसको। तो केरल के तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम इसको कहते हैं। तो थिरुवनंतपुरम में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। थिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर लाइफलाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसे हम लोग मैप को मार्क करेंगे। इसमें कुछ पोर्ट्स के बारे में हम लोगों को मार्क करना है, और कुछ एयरपोर्ट्स यानी बंदरगाह और हवाई पत्तन जो हवाई अड्डे जो हैं इनको मार्क करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी तट से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट कोस्ट से, क्योंकि जो भी पोर्ट्स पाए जाएंगे वो आपको वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पर ही पाए जाएंगे, अर्थात पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर पाए जाने वाला जो पहला पोर्ट है वो है वेस्ट बंगाल में। इसका नाम है हल्दिया। हल्दिया की स्थिति यहाँ पर है। हल्दिया के ही बाद में जो है यहीं पर कोलकाता है। नेक्स्ट पोर्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में हम लोगों को पढ़ना है, पारादीप को मार्क करना है। यहाँ पर है पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित जो
एयरपोर्ट है वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम की स्थिति है यहाँ पर है विशाखापट्टनम बंदरगाह। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई की स्थिति। नेक्स्ट है तूतीकोरिन। चेन्नई और तूतीकोरिन ये दोनों जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन पोर्ट आपका यहाँ पाया जाता है। तूतीकोरिन पोर्ट और चेन्नई ये दोनों तमिलनाडु स्टेट में है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेस्ट कोस्ट की तरफ। इसमें जो पहला पोर्ट हमको मिलता है सबसे वो है कोच्चि या कोचीन जिसको कहते हैं। ये आपको यहाँ पर है कोच्चि या कोचीन। कोचीन को ही हम लोग कोच्चि कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पोर्ट है जो कर्नाटक और केरल की बाउंड्री पर है, उसका नाम है न्यू मंगलुरु या मंगलोर, न्यू मंगलोर पोर्ट। नेक्स्ट है गोवा राज्य में स्थित मोर्मुगांव पोर्ट। इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इसको हम लोग मोर्मुगांव। फिर नेक्स्ट पोर्ट है मुंबई जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद लास्ट है जो है कांडला पोर्ट जिसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। तो दीनदयाल पोर्ट करके भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी बुक में इसको अपडेट कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट के नाम से। तो दीनदयाल पोर्ट आपको स्थित है, या कांडला पोर्ट की स्थिति जो है वो है यहाँ पर कांडला या दीनदयाल पोर्ट। इस तरह से हम लोग पोर्ट वाले देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर स्थित है। चलिए, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो सबसे पहले हमें मिलता है राजा सांची श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका लोकेशन है आपको यहाँ पर अमृतसर की स्थिति है, तो यहीं पर है, यह है अमृतसर। यहीं पर राजा सांची श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है। दूसरा है दिल्ली जहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है यहाँ पर दिल्ली में। फिर हम लोग आ जाते हैं कोलकाता की स्थिति यहाँ है जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हैदराबाद जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। फिर चेन्नई आ जाते हैं जो तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई में मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट है। चेन्नई में जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम है मीनाम्बक्कम। फिर नेक्स्ट है कोच्चि में हम लोग आ जाते हैं, कोच्चि नहीं, तिरुवनंतपुरम। कोच्चि में भी एयरपोर्ट है, लेकिन हम लोगों को जो मार्क करना है, पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है तिरुवनंतपुरम
इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम की जो स्थिति है वो है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट है मुंबई एयरपोर्ट, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में स्थित है। इस तरह से हम लोगों को इतने एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ये न्यू सिलेबस में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, तो ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने माय बेस्ट क्वेश्चंस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है ना। मुश्किल से आप डेली 5 से एक बार आप वीडियो को देख लें ठीक ढंग से, और उसके बाद आप अपने ब्लैंक मानचित्र पर इसको मार्क कर लें और उसको दिन में मात्र 5 मिनट्स देखें, है ना। 1 to 5 मिनट्स तक आप इसको डेली एक बार नज़र अपना दौड़ा लें। इससे आप आसानी से जो है 5 में 5 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सहयोग रहा तो मैं जल्द MCQ बेस्ड भी वीडियो लाऊंगा। जितने भी MCQs प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपका लगभग 20 मार्क्स का MCQs आते हैं एग्ज़ाम में, और ये 5 मार्क्स 25 मार्क्स जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।